रात का समय था। भीमा अकेले जंगल के रास्ते से होता हुआ सुंदर नगर राज्य जा रहा था। तभी उसकी नजर नीम के एक प्राचीन पेड़ पर पड़ी, जिसकी शाखाएं जमीन पर लटक रही थी। भीमा अपने आप से बोला, चलते चलते मेरे तो पैर जवाब दे गए। क्यों ना इस घने नीम के वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लिया जाए। भीमा पेड़ के नीचे बैठने ही वाला था कि तभी उसके कान में एक आवाज टकराई। मेरा नाम उल्लू है। इसके नीचे बैठने से पहले तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। भीमा की नजर जैसे ही पेड़ के ऊपर पड़ी तो उसने देखा एक उल्लू इंसानी आवाज में बोल रहा था। तुम तो उल्लू हो, तुम इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकते हो? इस बात के कोई मायने नहीं है। मेरा एक सवाल है, अगर तुम उसका जवाब दे दोगे उसके बदले में तुम्हें सोने चांदी के खजाने का पता बता दूंगा, और अगर नहीं दोगे तो तुम्हें पत्थर बना दूंगा। भीमा उल्लू की बात सुनकर डर गया। जैसे ही वो भागने को हुआ, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। अब तुम यहाँ से मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर नहीं जा सकते। भीमा अपने माथे का पसीना पोंछते हुए बोला, ठीक है, पूछो। तो फिर सुनो, सवाल ये है कि एक तरफ तुम्हें एक हीरे से भरा हुआ जंगल दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ तुम्हें एक दूसरा जंगल दिया जाए जो अंधेरे से भरा है। तुम बताओ कौन सा जंगल लेना पसंद करोगे? मुझे नहीं पता था कि तुम इतना आसान सा सवाल करो। अरे जाहिर सी बात है कि मैं हीरों से भरा हुआ जंगल लेना पसंद करूंगा, और क्या। भीमा की बात सुनकर अचानक उल्लू की आंखों से लाल रंग की किरणें निकली और भीमा पत्थर का बन गया। अगली सुबह सुंदर नगर का राजा विक्रम अपने महल में बेचैनी से टहल रहा था कि तभी उसकी पत्नी आकर उससे बोली, क्या हुआ जी, आपके चेहरे पे ये चिंता की लकीरें क्यों दिखाई दे रही है? अब तुम्हें क्या बताऊं रूपवती, कल दूसरे राज्य से मेरा एक गुप्तचर कोई संदेश लेकर मेरे पास आने वाला था। वो अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा। तभी राजा विक्रम का मंत्री तोड़ते हुए राजा विक्रम के पास आकर बोला, महाराज महाराज, जिस बात का डर था वही हुआ। पहेलियां मत बुझाओ मंत्री, सीधे सीधे बताओ कि आखिरकार क्या हुआ है। महाराज, हमारे गुप्तचर भीमा को कल रात हमारे राज्य के कुछ नागरिकों ने उसी रास्ते से महल की ओर आते हुए देखा था, जिस रास्ते में वही नीम का घना पेड़ पड़ता है। ये सुनकर राजा विक्रम के चेहरे पर चिंता की लकीर और दिखाई देने लगी। जाओ, सारे राज्य में ऐलान कर दो कि सभी राज्यवासी मेरे महल के सामने एकत्रित हो जाएं। मैं एक जरूरी ऐलान करना चाहता हूँ। कुछ देर में सारे सुंदर नगरवासी महल के सामने एकत्रित हो गए। राजा अपने महल की छत पर सभी लोगों से खड़े होकर बोला, सुंदर नगर के वासियों, आज मैं ये ऐलान करता हूँ कि तुम में से कोई भी व्यक्ति उस रास्ते से नहीं जाएगा जिस रास्ते से वो घना प्राचीन नीम का पेड़ पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति वहां से आता हुआ या जाता हुआ दिखाई दिया तो तुम सबका कर्तव्य है कि उसे वहां जाने से रोकें, ठीक है? इतना कहकर राजा अपने कमरे में बेचैनी से आकर टहलने लगा कि तभी राजा की पुत्री तारा और उसका पति, जो कि दूसरे नगर का राजकुमार था, राजकुमार जयदीप, राजा से बोला, उस नीम के पेड़ के बारे में तो तरह तरह की अफवाहें मैंने भी सुन रखी हैं। आखिर इसका क्या रहस्य है? कहते हैं कि उस नीम के पेड़ के ऊपर एक सुंदर सा उल्लू रहता है जो लोगों से एक अजीबोगरीब सवाल करता है और निर्दोष मासूम इंसानों को पत्थर बना देता है। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपके राज्य की प्रजा को उस जादुई उल्लू से मुक्ति दिलाऊंगा। नहीं राजकुमार, ऐसी गलती से भी मत करना। अरे नहीं महाराज, मुझे मत रोको, मैं भी उस उल्लू के सवाल को सुनना चाहता हूँ। तभी राजकुमार की पत्नी तारा राजकुमारी से बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप मेरे पिता के राज्य के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तो मेरा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। राजकुमार जयदेव अपनी पत्नी तारा को लेकर दोपहर के समय उसी प्राचीन नीम के पेड़ के पास पहुंच गया। राजकुमार ने देखा उस पेड़ के पास एक बहुत ही सुंदर सा तालाब था। तभी उस तालाब के ऊपर राजकुमार को पत्थर की मूर्तियां तैरती हुई दिखाई दी। राजकुमार अपनी पत्नी तारा से बोला, मुझे लगता है ये वही मासूम निर्दोष इंसान है जिन्हें पत्थर बना दिया गया। राजकुमार ने इतना बोला ही था कि तभी उसके कानों में उसी उल्लू की आवाज टकराई। क्या बात है, अब तक तो राजा विक्रम की प्रजा और कुछ मूर्ख इंसान ही यहाँ पर आते थे। आज तो महाराज का दामाद और उनकी पुत्री स्वयं यहाँ पधारे हैं। क्या बात है? मैंने सुना है कि तुम यात्रियों से एक अजीबोगरीब सवाल करते हो और पत्थर बना देते हो उन्हें। हाँ, क्योंकि वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाते। अच्छा, पूछो, क्या सवाल पूछना चाहते हो? बड़े निडर हो राजकुमार, लगता है तुम्हें अपने ऊपर काफी भरोसा है। जादुई उल्लू ने राजकुमार और तारा से वही सवाल किया जो उसने भीमा से किया था। सवाल ये है कि एक तरफ तुम्हें एक हीरे से भरा हुआ जंगल दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ तुम्हें एक दूसरा जंगल दिया जाए जो अंधेरे से भरा है।
तुम बताओ कौन सा जंगल लेना पसंद करोगे? तारा आहिस्ता से अपने पति राजकुमार जयदेव से बोली, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, इसका उत्तर तो आप आसानी से दे देंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान अंधेरे का जंगल क्यों चुनेगा, वो तो हीरो का ही जंगल चुनेगा। नहीं तारा, कुछ तो रहस्य है। राजकुमार उस जादुई उल्लू से बोला। मैं अंधेरे से भरा हुआ जंगल चुनूंगा। राजकुमार का सवाल जवाब सुनकर उल्लू बुरी तरह से चौंक पड़ा। तुम पहले इंसान हो जिसने सही उत्तर दिया, लेकिन शायद तुम नहीं जानते, तुम्हें इस उत्तर के बदले में उस अंधेरे से भरे जंगल में जाना होगा, और साथ ही साथ तुम्हारी पत्नी को भी। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। मैं भी जानना चाहता हूँ कि उस अंधेरे से भरे जंगल में आखिर ऐसा क्या है। अचानक उस नीम के पेड़ पर एक रास्ता बन गया। राजकुमार जयदेव समझ गया कि अंधेरे जंगल में जाने का रास्ता यही है। राजकुमार जयदेव अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर सीधे उस रास्ते के अंदर चला गया। कुछ पलों में राजकुमार जयदेव और उसकी पत्नी ने स्वयं को एक बड़े ही भयानक जंगल में पाया, जहाँ के वृक्ष किसी राक्षस की भांति मालूम पड़ रहे थे। ये कैसा जंगल है जयदेव? यहाँ तो अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या यहाँ पर सूरज नहीं निकलता? तभी राजकुमार जयदेव और तारा के कानों में बहुत से लोगों की चिल्लाने की आवाजें टकराई। तारा, इस जंगल में हमारे अलावा भी और भी इंसान मालूम पड़ते हैं। हमें तुरंत वहाँ जाकर देखना चाहिए। लगता है उन्हें मदद की आवश्यकता है। राजकुमार जयदेव तारा को लेकर आवाजों की दिशा की ओर चलने लगा। कुछ देर के बाद वो दोनों एक गुफा के बाहर खड़े हुए थे। उस गुफा के अंदर जाने वाले द्वार में बड़ी बड़ी मोटी सलाखें लगी हुई थी। उन सलाखों के अंदर गुफा में बहुत से लोग बंद थे। तभी उनमें बंद भीमा राजकुमार जयदेव की ओर देखकर चिल्लाया, ओह, आप तो राजकुमार जयदेव हैं, महाराज विक्रम के दामाद। मेरी मदद कीजिए, मुझे यहाँ से निकालिए। मैं भीमा हूँ, मुझे निकालिए। तुम तो भीमा हो, जिनका महाराज आज इंतजार कर रहे थे। तुम यहाँ कैसे आए? उस जादुई उल्लू ने मुझसे सवाल पूछा और मैंने उसका उत्तर दिया। अचानक मैंने स्वयं को इस गुफा के अंदर पाया, जहाँ मेरी ही तरह और भी बहुत से इंसान बंद हैं। राजकुमार जयदेव ने अपनी तलवार से जैसे ही उन सलाखों को तोड़ने की कोशिश की, अचानक ही उनमें से बिजलियां निकलने लगी और राजकुमार जयदेव पीछे की ओर गिर गया। आप ठीक तो हैं? अचानक वो गुफा गायब हो गई और साथ ही साथ आवाजें भी। राजकुमार जयदेव और तारा ने अपने आप को एक सुंदर तालाब के किनारे पाया। तालाब के किनारे एक बूढ़ी औरत गुमसुम उदास बैठी हुई थी। उन दोनों को देखकर वो बूढ़ी औरत उदासी से बोली, लगता है तुमने उन सलाखों को तोड़ने की कोशिश की थी। तुम्हें कैसे पता? उन सलाखों को जो भी तोड़ने की कोशिश करता है वो यहीं पहुंच जाता है। आखिर इन सब का क्या रहस्य है? कहते हैं ये अंधेरे से भरा जंगल किसी समय बहुत ही सुंदर जंगल हुआ करता था। उस समय यहाँ पर एक जंगल की रानी वास करती थी, मगर एक दिन एक तांत्रिक बुरे इरादों से इस जंगल में आया। उसके जंगल में आते ही सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हें अगर बाहर निकलना है और उन सबको आजाद करवाना है तो तुम्हें उस तांत्रिक को खत्म करना होगा। तो मुझे बताओ, वो तांत्रिक कहाँ मिलेगा? यहाँ से कुछ दूर एक बहुत ही पुराना खंडहर है। कहते हैं उसने अपनी पापों की नगरी वहीं पर बसा कर रखी है। मैं उसे खत्म कर दूंगा। ध्यान रखना, वो तुमसे एक सवाल करेगा, तुम जवाब नहीं देना, लेकिन तुम भी उससे कोई ऐसा सवाल करना जिसमें वो कुछ देर के लिए उलझ जाए। तुम्हें उसी मौके का फायदा उठाकर उस पर वार करना है। राजकुमार जयदेव बगैर देरी किए हुए तारा को लेकर उस पुराने खंडहर की ओर चलने लगा। कुछ देर बाद उन दोनों को एक पहाड़ी पर बना हुआ एक टूटा और पुराना खंडहर नजर आने लगा। क्या हमें उसके लिए अंदर जाना चाहिए? अगर हमें रहस्यों की परतों की गहराई में उतरना है और उन्हें सुलझाना है तो हमें खंडहर के अंदर जाना ही होगा। क्या उस बूढ़ी औरत की बात पर भरोसा किया जा सकता है? तारा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। कुछ देर में वो दोनों उस टूटे हुए खंडहर के मुख्य द्वार पर खड़े थे। राजकुमार जयदेव और तारा ने जैसे ही उस द्वार के अंदर प्रवेश किया, अचानक दोनों ने स्वयं को एक काल कोठरी के अंदर खड़ा हुआ पाया। उस काल कोठरी के अंदर एक व्यक्ति काले कपड़े पहने हुए बैठा हुआ था। लगता है तुम वही तांत्रिक हो। तांत्रिक हंसता हुआ बोला, काफी समझदार हो राजकुमार। क्या तुम मुझे जानते हो? तांत्रिक सब जानता है। राजकुमार जयदेव तांत्रिक को ललकारते हुए बोला, मैं तुम्हें इसी समय युद्ध के लिए ललकारता हूँ। लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब तो दो। अगर तुमने उस सवाल का उत्तर दे दिया तो गुफा के अंदर सारे बंद इंसानों को मैं छोड़ दूंगा और इस अंधेरे जंगल में सूरज भी निकल आएगा। बोलो, कैसा सवाल? बताओ, इस आकाश में कितने तारे हैं? तांत्रिक का सवाल सुनकर राजकुमार जयदेव बुरी तरह से चौंक पड़ा और तांत्रिक की ओर बहुत गौर से देखने लगा। अचानक तांत्रिक बहुत जोर से हंसता हुआ उठकर खड़ा हो गया। तभी राजकुमार की पत्नी वहाँ से गायब हो गई। मेरी पत्नी कहाँ है? वहीं उसी गुफा के अंदर तुम्हारी पत्नी भी आम कैदियों की तरह ही बंद हो गई। राजकुमार जयदेव,
ये तुम्हारा राज्य नहीं है, ये मेरा राज्य है और यहाँ पर मेरा आदेश चलता है। अरे तुम तो सवाल का जवाब दो। तांत्रिक ने इतना कहा ही था कि तभी राजकुमार जयदेव ने स्वयं को खंडहर की छत पर मौजूद पाया, जहाँ तांत्रिक उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि तांत्रिक को हरा पाना इतना आसान होगा? क्या तुमने देखा नहीं, तुम्हारी पत्नी को बैठे बैठे मैंने गायब कर दिया और तुम्हारे पलक झपकने से पहले ही मैं तुम्हें इस खंडहर की छत पर ले आया। जानते हो मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया हूँ? तुम्हें यहाँ से धक्का देकर तुम्हारे प्राण लेने के लिए, समझे? तभी राजकुमार जयदेव मुस्कुराते हुए उस तांत्रिक से बोला, तुम दूसरों से सवाल करते हो ना, क्या मेरे एक सवाल का उत्तर दे सकते हो? बोलो। राजकुमार जयदेव की बात सुनकर तांत्रिक बुरी तरह से चौंक पड़ा। मेरे सिर्फ इतना ही कहने से तुम चौंक पड़े? तुम तो बड़े तांत्रिक हो ना, तो बताओ क्या तुम मेरे सवाल का उत्तर दे सकते हो? अगर नहीं दे सकते तो फिर इस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ। बोलो। तांत्रिक बुरी तरह से आवेश में आ गया और बोला, अच्छा, तांत्रिक सब जानता है, पूछो क्या पूछना चाहते हो, पूछो। तुमने कुछ देर पहले मुझसे सवाल पूछा था कि आकाश में कितने तारे। मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ कि मेरे सर पर कितने बाल, बताओ। तांत्रिक जयदेव के बालों को बहुत ही गौर से देखने लगा। उसके देखने के अंदाज से ऐसा लग रहा था मानो कि वो जयदेव के बालों को गिनने का प्रयास कर रहा हो और बहुत ही जल्द उसमें सफल भी होने वाला हो। अचानक राजकुमार जयदेव ने अपनी तलवार निकालकर उस तांत्रिक के ऊपर वार कर दिया। वार करते ही वो तांत्रिक एक काले रंग की चीज में परिवर्तित होकर मृत होकर गिर पड़ा। तभी राजकुमार जयदेव ने देखा उस खंडहर के ऊपर आकाश में सूरज उगाया और वो अंधेरे से भरा जंगल देखते ही देखते एक बहुत ही सुंदर जंगल में परिवर्तित हो गया। अगले ही पल राजकुमार जयदेव ने स्वयं को उसी नीम के पेड़ के पास खड़ा हुआ पाया, जहाँ पर तारा और वो सारे लोग मौजूद थे जो कि उस गुफा के अंदर बंद थे। कुछ ही देर में वो उल्लू उड़ते हुए राजकुमार के पास आकर खड़ा हो गया और वो एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार, मुझे विश्वास था कि तुम उस अंधेरे जंगल को पार करके उस तांत्रिक तक जरूर पहुंचोगे। एक बात समझ में नहीं आई कि यहाँ पर एक तालाब बहता था, वो कहाँ गया? और वहीं दूसरी बात, तुम तो इंसानों को पत्थर बना देती थी, फिर वो सब उस अंधेरे जंगल में बंदी कैसे बन जाते थे? यहाँ के लिए वो लोग पत्थर के बन जाते थे, लेकिन उनकी आत्मा उस अंधेरे जंगल की गुफा में कैद कर दी जाती थी। तुम्हें जो उस सुंदर तालाब के पास बूढ़ी औरत मिली थी, वो औरत मेरी माँ थी। राजकुमार जयदेव उसकी बात सुनकर पूरी तरह से चौंक पड़ा। बरसों पहले उस तांत्रिक ने मुझे अपने सवालों में उलझाकर मुझे उल्लू बना दिया और मेरे जंगल पर कब्जा कर लिया। तब से मैं हर यात्री से यही पूछती थी। मैं जानती थी मेरे प्रश्न का विपरीत उत्तर वही दे सकता है जिसके दिल में इंसानियत होगी, और वो तुम थे। इतना बोल के वो सुंदर स्त्री गायब हो गई और सुंदर नगर में सब सही हो गया।